तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रोजगार विथ राम में। मित्रों, हम यूपी बोर्ड 2027 के लिए एक स्पेशल इतिहास का क्लास शुरू कर दिए हैं। पाठ 1 जो यूरोप का राष्ट्रवाद है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए मित्रों। जितने लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी टॉपिक हैं, आज मैं इसकी एक समझ आप सब तक विकसित करने की कोशिश करूंगा। हमें आशा है कि आप लोग हमें 1 घंटे देंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि एक समझ विकसित हो सके। भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सबके लिए हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों। तो समय ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह का विचार पढ़ेंगे। रोलेक्ट एक्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। आंदोलन की विभिन्न धाराएं जानेंगे मित्रों। और उसके बाद हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, नमक सत्याग्रह क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, सामूहिक अपनत्व की भावना लोगों में कब जागृत हुई, और इससे भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में बोर्ड परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मित्रों, एमसीक्यूज बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, एक बार हम भारत में राष्ट्रवाद का परिचय जान लेते हैं। मित्रों, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के बारे में हमने बताया था मित्रों। भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके लिए कहा जाता है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की वजह से हुआ मित्रों। जो अंग्रेज औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान राष्ट्रवाद शब्द का उदय हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन ने जन आंदोलन बन गया था मित्रों। इन आंदोलन में किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, महिलाएं तथा समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था मित्रों। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कई सारे कारण माने जा सकते हैं, और राजनीतिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी है, कुछ सामाजिक कारण भी है और कुछ बौद्धिक कारण भी है मित्रों। जैसे भारत के राजनीति में अब पढ़े लिखे नेताओं का आगमन हो चुका था, जो यूरोप की सभ्यता को देख चुके थे, वहाँ की स्वतंत्रता को देख चुके थे। जैसे महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ऐसे तमाम सारे नेता हैं मित्रों जो भारत में राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा का काम किए, एक प्रेरणा के स्रोत बने। तो मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास में 1919 से 1947 तक की घटनाएं जो भारत में राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोलेक्ट एक्ट जो 1919 में लागू हुआ। उसके बारे में कहा जाता है मित्रों कि ये सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश में ये अधिनियम तैयार हुआ था 1917 में मित्रों। 1917 में यह अधिनियम तैयार किया गया था मित्रों। इस समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और समिति द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए थे मित्रों, जिसमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया था, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है मित्रों, उसे पारित कर दिया गया। 18 मार्च 1919 को ये एक्ट पूरी तरीके से पारित कर दिया जाता है मित्रों। जब ये एक्ट पारित हो जाता है तो इसके विरोध में बहुत सारे घटनाएं होती हैं मित्रों। इस जो एक्ट है रोलेक्ट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ये मंशा थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता ना मिल सके, अधिक स्वतंत्रता ना मिल सके, किसी तरीके से भारतीयों की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए मित्रों। तो रोलेक्ट एक्ट लाने का उनका यही मकसद था कि भारतीयों की जो स्वतंत्रता है सीमित कर दी जाए। जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उन पर किसी न किसी तरीके से
क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। मित्रों, भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी। मित्रों, काला कानून की संज्ञा दी थी क्योंकि रोलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है मित्रों, अगर इसकी विशेषताएं पूछें तो इसके अंतर्गत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी होती थी। बिना मुकदमे मतलब बिना अपील के और बिना दलील के जेल भेज देना, है नहीं। बिना अपील मतलब कोई भी आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी, जेल भेज दिया जा सकता था और बिना वकील के मुकदमा चलाया जा सकता था। सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी मित्रों इस एक्ट के द्वारा, इसलिए इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने भी मित्रों इस एक्ट का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने इसको देशव्यापी विरोध किया था, है ना। देश में चल चल कर विरोध किया था। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल दिवस मनाया गया था मित्रों। अनेक स्थानों पर जुलूस और सभाएं भी हुई थी इसके विरोध में। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण देखा जाए मित्रों, तो जो रोलेट एक्ट है वो काला कानून है। इसको काला कानून की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, आपको जेल भेज दिया जा सकता था, आप पर झूठी मुकदमा चलाई जा सकती थी। यानी कि अपील करने का भी और दलील देने का भी प्रावधान नहीं था। ये कहाँ तक संभव था मित्रों कि भारत में भारतीयों पर ही शासन करने वाले अंग्रेज इतने क्रूर बन जाएं कि उनको भारतीयों को न्यायालय में दलील और अपील करने की भी स्वतंत्रता न दें। इसलिए इस कानून का जमकर विरोध किया गया। इस दूसरा हम पढ़ेंगे मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते हैं कि ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तब घटित हुआ था मित्रों। अब क्यों सभा कर रहे थे उसके लिए भी कारण दिया जाता है, क्योंकि मित्रों कहा जाता है कि 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए थे। 2 राष्ट्रवादी नेता थे मित्रों, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। और 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग जो अमृतसर में स्थित है, बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाता है। जलियांवाला बाग की मित्रों अवस्थिति अगर देखी जाए तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित छोटा सा पार्क है जो 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है। हम गए थे मित्रों जलियांवाला बाग घूमने, तो 3 ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। बीच में एक उधर साइड में एक कुआं है, आगे एक सकरा सा पतला सा ही रास्ता है जिससे लोग जा सकते हैं। छोटी सी गली से पार्क में जाने का रास्ता है मित्रों जलियांवाला बाग। यहीं पर एक क्या हुआ था मित्रों, तो यहीं पर एक जनरल डायर हुआ था। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा था और बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। चेतावनी भी नहीं दिया और भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी मित्रों। बाग का केवल एक सकरा निकास था, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल सके थे मित्रों। अनेक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे मित्रों। रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 379 तक बताई जाती है कि 379 लोग मर गए थे मित्रों। वहाँ एक उस समय के राजनेता हुआ करते हैं दीनबंधु एफ एंड्रेज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। उनका मानना था कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश है। उस एक साजिश के तहत उनका किया जाने वाला एक हत्या है, एक संयोग मात्र यह नहीं हो सकता। उनको हत्या की संज्ञा दी थी मित्रों। डायर के साथ कहा गया था कि लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की गई थी। जो डायर था मित्रों अंग्रेज़ों का अफसर है ना, जनरल डायर, उन्होंने कहा था अपने शान में कि लोगों पर ऐसी कार्रवाइयाँ ज़रूरी थी, है नहीं। बहुत सारे कारण मित्रों निकल के आए थे। उसने बोला था लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसे होने चाहिए। जैसे आप देखिए वर्तमान में जंतर मंतर पर धरना चल रहा है,
नकल लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर काकरोच पार्टी की अध्यक्षता में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे, 21वें दिन जबरन उन्हें पुलिस उठा ले गई, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कल सुनने में आया है कि आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, जबरन लाठीचार्ज किया गया, भीषण हिंसा की गई, बच्चों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, और ऐसे गोले जो एक्सपायर थे मित्रों, हानि भी पहुंचा सकते थे, क्योंकि जो विस्फोटक होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं तो काफ़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये तो एक केमिकल है नहीं, आंसू गैस। तो ऐसे हिंसक बर्ताव मित्रों जब वर्तमान भारत में 21वीं शताब्दी में की जा सकती है, वो भी एक राष्ट्रवादी सरकार जो अपने आप को कह रही है मोदी सरकार के शासनकाल में, तो मित्रों अंग्रेज़ों का सरकार रहा होगा, आप समझ सकते हैं क्या बर्ताव किए होंगे। अगर इसका परिणाम मित्रों देखा जाए तो परिणाम है कि पूरे देश में अंग्रेजी सेना के प्रति भारी आक्रोश फैल गया था। जलियांवाला बाग को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के प्रति अपना विश्वास समाप्त कर दिया था। महात्मा गांधी को अब अंग्रेजी सरकार पर विश्वास नहीं रह गया था। राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली थी मित्रों। तो मित्रों राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा जो धार्मिक क्षेत्र में उस धर्म का अगुवा होता है मित्रों, सर्वोच्च पद होता है खलीफा का, की शक्ति कम कर दी गई थी। इससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष फैल गया था मित्रों। अब ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा भी आंदोलन पर शुरू कर दिया गया था, प्रारंभ कर दिया गया था मित्रों। उनका मानना था कि इस प्रकार हम अपने खलीफा के सहयोग में हम आंदोलन करेंगे ताकि एक ब्रिटिश सत्ता को एक मैसेज जा सके कि मुस्लिम धर्म के नेता को छेड़ना कितना हानिकारक हो सकता है मित्रों। तो मित्रों 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे मित्रों, ने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया था। अबुल कलाम उस समय के हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो मुस्लिम बंधु के नाम से जाने जाते थे, अली बंधु के नाम से जाने जाते थे मित्रों। उन्होंने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया था मित्रों। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी गठित की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी का मानना था कि खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम धर्म के अगुवा के पद को हटाने को लेकर मुस्लिमों में आक्रोश है, इस आंदोलन के बहाने हम मुस्लिम और हिंदू एकता को मजबूत कर सकते हैं। तो मित्रों महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। अब मित्रों हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन मित्रों सितंबर 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था मित्रों। असहयोग आंदोलन का अगर मतलब देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, तो इसके मतलब होता है सरकार को कोई सहयोग न देना। सरकार जो भी काम कर रही है जो राष्ट्र विरोधी है नहीं, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, सरकार क्रांतिकारियों को दबाना चाह रही है, हमारे राष्ट्रवाद का जो चेतना है उसको दबाना चाह रही है, तो हम सरकार का अब साथ नहीं देंगे। 1920 में मित्रों कांग्रेस ने कलकत्ता में अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की थी मित्रों, और एक नई योजना स्वीकार की थी असहयोग आंदोलन के नाम से जिसे जानते हैं। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि मित्रों इसमें शामिल हुए थे असहयोग आंदोलन में, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया था। अगर देखा जाए मित्रों तो सभी न्यायोचित और शांतमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया था उस समय मित्रों,
कि जो हमारे पास सीमित साधन है, हमारे पास जो संसाधन है, उसके माध्यम से हम स्वराज प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य अपना बना लिया था कि इन संसाधनों द्वारा किए गए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया था मित्रों, जो 1920 में शुरू हुआ था। हमने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन से असहयोग करके उसे कमज़ोर करना था। जो अंग्रेजी शासन थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, जो क्रांतिकारियों के लिए दमनकारी नीति अपना रही थी, राष्ट्रीय चेतना को दबाने का कार्य कर रही थी, उसको किसी तरीके से सहयोग न देने का काम इस आंदोलन में किया गया था। अगर आंदोलन की प्रमुख कार्यक्रम देखा जाए मित्रों, तो सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था उस समय, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया गया था। जो विदेशी वस्त्र होते थे, जैसे कपड़े हुए या कोई सामान हुए या उसकी होली जलाई जाती थी मित्रों, बहिष्कार पूरी तरीके से कर दिया जाता था। सामान को तोड़ दिया जाता था, कपड़ों को जला दिया जाता था। स्वदेशी वस्तुओं को के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया था मित्रों। खादी का प्रचार किया गया था मित्रों कि हम लोग खादी पहनेंगे। वहीं से एक खादी उद्योग को बढ़ावा देने वाला एक हथियार जो चरखा नाम था ना, सूत काटने के लिए, वो सामने आया था मित्रों। चरखा खादी वस्त्र के प्रचार के लिए क्रांत बन चुका था। अगर देखा जाए आंदोलन का प्रभाव मित्रों, तो लाखों लोग आंदोलन से जुड़े थे। विद्यार्थियों, वकीलों, किसानों और व्यापारियों ने भी मित्रों इसमें भाग लिया था। अंग्रेजी सरकार पर एक तरीके से दबाव डाला था। अगर देखा जाए मित्रों, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो इस प्रकार से आंदोलन घटित हुआ था बाद में। आदिवासी क्षेत्रों में भी मित्रों उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे। आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन अगर देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में भी मित्रों उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे। वन कानूनों का उसमें विरोध किया गया था। जंगलों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग की गई थी आदिवासियों द्वारा। आदिवासियों द्वारा ये सरकार को कहा गया था कि सरकार हमें आश्वासन दे कि जंगल की संपदा सुरक्षित रहेगी, जंगलों से छेड़छाड़ नहीं होगा। उसी समय मित्रों हम देखते हैं चौरी चौरा कांड 1922 में हो जाता है। तो मित्रों चौरी चौरा कांड 1922 में हो जाता है। ये घटना 5 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। स्थान था चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से योगी जी आते हैं, है ना, गौरक्ष पीठ के जहाँ महंत हैं, वहीं से आसपास की घटना है मित्रों। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अगर शॉर्टकट में बताना चाहें, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें मित्रों 22 पुलिस अधिकारी जो थी, पुलिस सिपाही थे, है नहीं, 22 पुलिस सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा घटना से गांधी जी इतना आहत हुए थे मित्रों बाद में कि उन्होंने शीघ्र जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। इतने आहत हो गए थे क्योंकि महात्मा गांधी मित्रों शुरू से ही अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी माने जाते हैं। उनका मानना था कि हम अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर हमें पवित्र साध्य तक पहुंचना है तो साधन की पवित्रता भी जरूरी है, ऐसा मानना था मित्रों महात्मा गांधी के लिए कि अगर हमारा साध्य अगर पवित्र है, हमारा उद्देश्य पवित्र है, पवित्र भावना है, तो हमारा जो साधन उपयोग किया जा रहा है तो वो भी पवित्र होना चाहिए। तो मित्रों महात्मा गांधी सत्याग्रह का, सत्य का और अहिंसा का बहुत बड़ा पुजारी थे मित्रों। अगर परिणाम देखा जाए मित्रों तो हमने बताया ही है नहीं, आंदोलन पूरी तरह अहिंसक हो गया, होना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह से हिंसक बन गया था, है नहीं। महात्मा गांधी का मानना था कि आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो पूरी तरीके से अहिंसक होना चाहिए, किसी भी हिंसा को उसमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं मित्रों स्वराज्य पार्टी के बारे में।
स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना मित्रों असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कुछ नेताओं ने विधान परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजी शासन का विरोध करने का निर्णय लिया था मित्रों। इसके प्रमुख नेता अगर माने तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य था मित्रों कि परिषदों के भीतर रहकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, शासन स्वराज की मांग को आगे बढ़ाएंगे, स्वशासन जो स्वराज की मांग है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब बाहर रहकर कुछ नहीं होगा। अगर भारत में आज़ादी चाहिए है नहीं, हमको राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बुलंद करना है, ऊपर उठाना है, तो हमको सरकारी नीतियों में भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। ऐसा मानना था मित्रों मोतीलाल और चित्तरंजन दास जी का। साइमन कमीशन घटना होती है मित्रों उसी समय 1928 में होती है साइमन कमीशन की घटना। साइमन कमीशन में क्या होता है मित्रों, ब्रिटिश सरकार से भारत के संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भेजा जाता है नहीं। कुछ डेलीगेट आते हैं, विदेशी लोग, कुछ सदस्य भेजे जाते हैं भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए। तो इसका विरोध होता है मित्रों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे मित्रों। साइमन कमीशन में भारतीय लोगों का विरोध किया जाता है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था की समीक्षा के लिए कमीशन का गठन कर रहे हैं, तो भारतीयों का होना भी जरूरी है मित्रों। बिना भारतीयों की सदस्यता के भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा में कैसे हस्तक्षेप आप कर सकते हैं, है नहीं। अगर भारतीय नेतृत्व के जनता के नेतृत्व के लिए कदम उठाया जा रहा है, उनके संवैधानिक समीक्षा व्यवस्था के लिए कदम उठाया जा रहा है मित्रों, तो भारतीयों का मानना था कि उनका भी हस्तक्षेप जरूरी है। कोई भी भारतीय सदस्य इस आयोग में अगर नहीं है तो इस आयोग की निष्ठा पर कैसे विश्वास किया जाए, ऐसा भारतीयों का मानना था। इस आयोग का विरोध किया गया। जैसे पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था मित्रों। जितने भी उस समय प्रमुख राजनीतिक दल थे, चाहे मुस्लिम लीग रहा हो, चाहे हिंदू महासभा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, जितने भी उस समय के राजनीतिक दल थे, सभी ने इनका विरोध किया। फिर पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में उठती है मित्रों। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में उठती है। पूर्ण स्वराज अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे मित्रों जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य घोषित कर लिया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया कि हम अब पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था मित्रों इसी उपलक्ष्य में, और लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ भी ली थी कि हम अब अधीनस्थ नहीं हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी बहुत हो चुकी, अब हम उनसे स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप से ही सही, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का विकास तो हो रहा था लोगों में उस समय मित्रों। अगर सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बारे में देखें मित्रों, तो अगर इसका परिचय देखें तो असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करने का निर्णय लिया था मित्रों। जो महात्मा गांधी थे है नहीं, वो थक चुके थे शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करने का निर्णय लिया। बोले कि अब हम शांति ढंग से नहीं करेंगे, है नहीं। इसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा। बोले कि अब सविनय अवज्ञा करेंगे, यानी कि जितना हो सकेगा भर सक कर हम विरोध करेंगे अंग्रेज़ों का अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक और खुले रूप से उल्लंघन करना तथा उसके लिए दंड स्वीकार करना मंजूर है हमें, लेकिन विरोध करेंगे भी, हम करेंगे। महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था मित्रों। दांडी मार्च निकालते हैं मित्रों इसी के घटना के बाद में। नमक सत्याग्रह तोड़ने के लिए गांधी जी, आप लोग जानते हैं
कि उस समय अंग्रेज़ों का नमक पर एकाधिकार हो गया था कि कोई नागरिक नमक नहीं बना सकता था, जबकि नमक ऐसा भोज्य पदार्थ है मित्रों, सभी लोगों द्वारा सभी घरों में खाया जाता है। तो मित्रों, नमक एक ऐसी वस्तु है जो सभी लोगों द्वारा सभी घरों में खाया जाता है। तो इसी को राष्ट्रीय चेतना का आधार बनाने के लिए, है नहीं, इसी से लोगों को जागृत करने के लिए नमक सत्याग्रह आंदोलन करने की शपथ लेते हैं महात्मा गांधी और दांडी मार्च के लिए निकल पड़ते हैं मित्रों। नमक कानून का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नमक केवल अंग्रेजों का बनाना काम नहीं है, नमक हम अपने देश, समुद्र हमारे, सब कुछ हमारे, तो हम अपने देश के समुद्र से नमक बना सकते हैं। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था मित्रों, भारी भरकम कर लगा था। गांधी जी इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए नमक सत्याग्रह शुरू किया। अगर महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए मित्रों इसके अंतर्गत, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहाँ से की थी मित्रों। अगर इसकी समाप्ति देखा जाए मित्रों, तो 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्ति हुई थी। दांडी एक स्थान है जो गुजरात में पड़ता है, समुद्र के किनारे, वहाँ समाप्त की थी मित्रों नमक कानून तोड़ करके। लगभग 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी मित्रों महात्मा गांधी पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा था मित्रों। अगर सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम देखा जाए मित्रों, तो इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ना है, विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार करना, सरकारी संस्थाओं का विरोध करना। इस आंदोलन में सरकारी संस्थाओं का विरोध करने के लिए पूरे सरकारी स्कूल का विरोध करना, पूरे कोर्ट दफ्तर जितने भी सरकारी हैं उनका विरोध करना, किसी प्रकार अंग्रेज़ों को कर नहीं देना मित्रों आज शामिल थे। शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरना करना, कि शराब के दुकानों के सामने हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे, शराब किसी को खरीदने नहीं देंगे और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे मित्रों, ऐसे विषय वस्तु शामिल किए गए थे इसके अंतर्गत। अगर आंदोलन का प्रभाव देखें मित्रों, तो लाखों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रणेता बन चुके थे मित्रों, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता भी आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। तो मित्रों, महिलाओं की जो भागीदारी है पहले की अपेक्षा अधिक रही थी मित्रों, बढ़ चढ़कर आंदोलन में महिलाएं भी भाग लेने लगी थी। किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे मित्रों आंदोलनों में बढ़ चढ़कर, क्योंकि उनमें भी राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था मित्रों, वो भी जागरूक और शिक्षित होने लगे थे। अंग्रेज सरकार ने हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लेना जारी रखा मित्रों। महात्मा गांधी को भी जेल भेज दिया गया था इसी दौरान मित्रों। अगर गांधी इरविन समझौता देखा जाए तो 1931 में होता है। अगर इसका परिचय बता दें मित्रों कुछ, तो आंदोलन के दौरान जो वायसराय लॉर्ड इरविन था और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। समझौते की प्रमुख बातें थी मित्रों कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और हिंसक अपराधों को छोड़कर जो भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। उन्हीं अपराधियों को बंदी बनाया जा सकता है जिन पर हिंसक मामले दर्ज हैं, किसी की हत्या का मामला दर्ज है, ऐसे संगीन मामले दर्ज हैं, उन्हीं को बंदी बनाया जाए, बाकी बंदियों को रिहा किया जाए। कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया मित्रों। इसके अंतर्गत जो कांग्रेस यानी कि महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था उन्होंने स्थगित कर दिया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति जताई मित्रों। गोलमेज सम्मेलन मतलब एक गोल राउंड की टेबल होती है मित्रों, उसी पर ब्रिटिश राजनेता और भारत के राजनेता बैठकर जो समझौता किए थे उसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है मित्रों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था मित्रों। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था मित्रों, कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है मित्रों 1931 में। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस का और सम्मेलन असफल रहता है मित्रों। बीच में ही गोलमेज सम्मेलन छोड़कर महात्मा गांधी चले आते हैं,
जब देखते हैं कि हमारे विचारों पर, हमारे बातों पर कोई जोर नहीं दे रहा है, कोई बल नहीं दिया रहा है, तो छोड़ कर चले आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू होता है मित्रों। अगर इसका परिचय थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होता है मित्रों, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1939 से 1945 का जो समयावधि है मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, जो वर्तमान में मित्रों अगस्त क्रांति मैदान में, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। महात्मा गांधी का कहना था कि अब यही अवसर है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। पहले तो मित्रों महात्मा गांधी समर्थक रहे। अगर प्रथम विश्व युद्ध में देखें तो महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के समर्थक रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों के विपत्ति काल में हम उनका साथ दे रहे हैं तो वो भी बाद में हमारा साथ देंगे, वो ऐसा रवैया अपनाएंगे जिससे भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन जब देखते हैं अंग्रेज़ों का रुख ऐसा नहीं है मित्रों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान दे देते हैं मित्रों। अगर गांधी जी का इसमें प्रसिद्ध नारा देखा जाए मित्रों, तो करो या मरो उनका प्रसिद्ध नारा होता है। महात्मा गांधी अब किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे मित्रों। वो जनमानस में एक क्रांति की लहर फूंक चुके थे। उनका मानना था कि अगर हमें ब्रिटिश सरकार अब गिरफ्तार भी कर ले तो भारतीयों का ये आंदोलन है, वो चाहे करें चाहे मरें, लेकिन किसी तरीके से इस आंदोलन को अब सफल बनाना ही है। आंदोलन का अगर उद्देश्य देखा जाए मित्रों, तो भारत को तत्काल स्वतंत्रता दिलाना था, है नहीं, भारत की अंग्रेजी शासन का अंत करना था, पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करना था कि पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हो, लोगों में जन चेतना विकसित हो, राष्ट्रवाद विकसित हो सके। अगर अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया देखा जाए मित्रों, तो अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया थी कि गांधी जी सहित कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे किसी भी नेता को नहीं छोड़ा गया था जो उस आंदोलन का प्रमुख चेहरा हो। एक तरफ से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे। सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया था मित्रों। जैसे आप लोग देखिए, काकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही पेपर लीक को लेकर, तो सोनम वांगचू जो अनशन करने आए थे, आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए थे, उनको 20 दिन के अनशन के बाद 21वें दिन उठा लिया जाता है। जितने भी लोग आंदोलन में सहयोग करने के लिए गए थे, आंदोलन का सहयोग करने के लिए, आंदोलन को जब सही ठहराने गए थे, सरकार की एक जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहे थे मित्रों, उन पर हिंसक लाठीचार्ज की गई थी। ऐसे ही वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों द्वारा भी हुआ था मित्रों। लेकिन हमें तो गर्व होता है अंग्रेज़ों पर कि वो अंग्रेज़ थे, विदेशी थे, आक्रांता थे, फिर भी उनको कुछ मानवीय मूल्यों का पता तो था, है नहीं। वो मानवीय मूल्यों को समझते थे, मानवता को समझते थे, उतने हिंसक नहीं थे जितने कल के आंदोलन में देखने को मिला है मित्रों, काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में देखने को मिला है नहीं। हमारा मानना है कि उस समय अगर गोरे अंग्रेज के जगह काले अंग्रेज होते तो जैसे धड़ाधड़ पूरे देश में एनकाउंटर की बिगुल बजा रहे हैं, ये बिना वकील, बिना दलील, बिना कोर्ट के फैसला सुना रहे हैं मित्रों, ये एक भी राष्ट्रवादी नेताओं को जीवित नहीं छोड़ते, ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों का कैसा मानना है, आप लोग भी कमेंट में बताइए, है नहीं। तो कहने का मतलब है मित्रों कि गांधी जी सहित कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभाओं जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया था। आंदोलन का अगर महत्व देखा जाए मित्रों कि इस आंदोलन का महत्व क्या है, तो इस स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक जन आंदोलन था मित्रों। यहाँ पर सबसे व्यापक जन आंदोलन था, बहुत ज़्यादा भारी जन समूह इसमें भागीदार हुए थे।
इससे अंग्रेजी सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत पर अधिक समय तक शासन करना असंभव है। क्योंकि भारतीय जो जनता है, भारतीय लोग हैं, इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका है। अब ये अपने साझी संस्कृति और देश की विरासत पर गर्व करने लगे हैं, अपनी एक भाषा पर गर्व करने लगे हैं और इनको एक नेतृत्व मिल गया है जो बौद्धिक रूप से मजबूत वर्ग है। यानी कि जैसे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए मित्रों, BR अम्बेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, है नहीं, ऐसे नेताओं का नेतृत्व इनको प्राप्त हो चुका था जो बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध लोग थे मित्रों, जो विदेशों से पढ़कर आए थे कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, वो अधिकार भारत में भी लगाना चाहते थे, भारत में भी देखना चाहते थे मित्रों। स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति मिलती है। अब सामूहिक अपनत्व की भावना की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। सामूहिक अपनत्व की भावना मतलब जब जनता अपनी एक सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने लगे, अपनी एक भाषा पर गर्व करने लगे, अपने देश के नायकों पर गर्व करने लगे, अपने देश के साहित्य पर गर्व करने लगे, है नहीं, अपनी साझी विरासत, देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको साझी विरासत के रूप में स्वीकार करने लगे, उसको हम सामूहिक अपनत्व की भावना के नाम से जानते हैं मित्रों। भारत के लोगों की राष्ट्रीय एकता, अपनत्व की भावना विकसित करने के लिए अनेक प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया था मित्रों उस समय। जैसे भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी, राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए भारत माता को चित्रित रूप दिया गया था, मानवीयकृत रूप दिया गया था मित्रों कि लोगों में भारत माता के लिए एक राष्ट्रीय चेतना का सृजन किया जा सके, भारतीय राष्ट्रीय चेतना उदय हो सके। इससे देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई थी मित्रों। राष्ट्र ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय एकता का जो प्रतीक बना। आगे चलकर आंदोलन के दौरान लोग झंडा लेकर जुलूस निकालते थे मित्रों और वंदे मातरम का नारा लगाते थे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। आप लोगों को पता ही, लोकगीत और देशभक्ति से भरे गाने गाते थे लोग, स्वतंत्रता की भावना से जागृत हुए थे मित्रों। इसमें राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ था। अगर देखा जाए मित्रों प्रमुख घटनाएं, तो 1915 में मित्रों गांधी जी भारत वापस आए थे, है नहीं, इसको हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1917 में गांधी जी सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह किया था मित्रों। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, है नहीं सर, सिडनी की समिति की अध्यक्षता में पास किया गया था, बाद में 18 में पारित किया गया और 18 अप्रैल 1919 को पास किया गया था मित्रों। जैसा कि हमने बताया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था मित्रों। हमने बताया था कि जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में स्थित है, 3 ओर से ऊंची ऊंची दीवारें हैं, एक सकरा रास्ता होते हुए जाता है उस बाग में। तो वहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थन में आंदोलन हुआ था, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली थी, नहीं, उन्हीं को रिहा कराने के लिए आंदोलन हुआ था। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब तक जनरल डायल अपने कुछ सैनिकों के साथ पहुंचता है मित्रों। वो गोली चलाने, निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें 379 लोगों की मौत हो जाती है मित्रों। जैसे कल हमें एक घटना याद आ गई थी मित्रों, जलियांवाला बाग 1919 की जो घटना थी 13 अप्रैल की, याद आ गई थी। 21 जुलाई 2026 में, कल 21 जुलाई ही था शायद, कि 20 जुलाई था, क्या था, हाँ 20 जुलाई था। 20 जुलाई 2026 को मित्रों 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग की घटना हमें याद आ गई थी। जैसे वहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, है नहीं, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, वैसे ही कल शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। हमारी राष्ट्रवादी सरकार जो कहती है, अपने आप को वैज्ञानिक मांगती है, नाले के गैस से चूल्हा जलाते हैं, गैस जला के चाय बेच देती है, बादलों के आड़ में रॉकेट को उड़ा देती है कि रडार नहीं पकड़ पाएगा।
ऐसी सरकार जिसके जो सांसद विधायक हैं वो भी एक तरीके से साइंटिस्ट हैं, रिमोट से लहंगा उठा देते, फटाफट खोल के दिखाओ जैसे गीत गाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, है नहीं। हमारे देश की जनता ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, राष्ट्रवादी सरकार कहने का दम्भ भरती है। गौ माता का रक्षक अपने आप को मानती है, बल्कि भारत को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर ले जाती है। गाय की जो लोग हत्या करते हैं, बीफ बेचते हैं, ऐसे कंपनियों से 1000 रुपये चंदा लेती है। ऐसे सरकार ने मित्रों छात्रों पर, जो निहत्थे छात्र थे, उन पर लाठियां बरसाई थी, आंसू गोले बरसाए थे। ये भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन माना जा सकता है। अगर देखा जाए तो उन गोरे अंग्रेज़ों और इस काले अंग्रेज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। आज तक मैं जो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, अंधभक्ति की तरह कुछ मुद्दों पर हम समर्थन कर दिया करते थे, लेकिन हमें लगता है कि वो किसी पार्टी के प्रति इतनी अंधभक्ति और अंधभक्त हो जाना लोकतंत्र के लिए खतरे से कम नहीं है मित्रों, है नहीं। तो 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, वो घटना पूरी याद आ जाती है। कल दृश्य देखकर बहुत भयावह दृश्य थी। फिर मित्रों आगे चलकर 1920 असहयोग आंदोलन होता है। गांधी जी सबको प्रेरित करते हैं कि आप अंग्रेज़ों की सरकार में कोई सहयोग ना करें, असहयोग करें, है नहीं। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं मित्रों गांधी जी। चौरी चौरा कांड में हमने बताया कि जो गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर एक घटना होती है, पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मियों सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है। तो मित्रों इस घटना से महात्मा गांधी आहत होते हैं और जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन आता है भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए, संवैधानिक अधिकार की समीक्षा करने के लिए। तो उसमें गो साइमन बैग के नारे लगते हैं मित्रों, क्योंकि वो भारतीय संवैधानिक समीक्षा के लिए आए थे, है नहीं, डेलीगेट आया था, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसकी कड़ी विरोध किया जाता है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है लाहौर अधिवेशन में। 1930 में दांडी मार्च निकालते हैं गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए। 31 में गांधी इरविन समझौता होता है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है और अंततः मित्रों 1947 में हमारा जो देश भारत है आज़ाद हो जाता है। इन सभी घटनाओं में मित्रों कुछ हम यहाँ पर लिखे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे गांधी जी भारत आए थे तो 1915 ईस्वी में वापस आए थे। चंपारण सत्याग्रह मित्रों 1917 में चला था। रोलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में चला था। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो 1920 में गांधी जी शुरू किए थे। चौरी चौरा कांड 1922 में, साइमन कमीशन 1928 में। उसी में से कुछ कुछ ले लिए हैं मित्रों जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो परीक्षा में आने वाले हैं उनका थोड़ा सा कट कर दिया जाए तो समझने में आसानी होती है। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी लाहौर अधिवेशन 1929 में हो गई थी। दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में हो जाता है मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और स्वतंत्रता अंततः हमें मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार मित्रों जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद है नहीं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है मित्रों, है नहीं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कई सारे कारण हैं, जैसा कि हमने ये घटनाएं तो हैं ही राष्ट्रवाद के बाद की, लेकिन कई सारे कारण हम बताए हैं, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण कि भारत में अब नेतृत्व जो बौद्धिक आधार पर मजबूत लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनका नेतृत्व प्राप्त हो गया है नहीं।
भारत की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति ऐसे बन चुकी है, कई सारे कारण बताएं। तो मित्रों आप आज के लिए इतना ही, आज हम लेते हैं इजाज़त, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। इससे जो रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं उनके साथ मिलेंगे, और उसके एक अलग टॉपिक में मित्रों इससे रिलेटेड जितने प्रश्न उत्तर हैं है ना जो बोर्ड परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से एक प्रयास ही मित्रों, जितना आप लोग सहयोग कर पाएँ उतना हम भी अपने तरफ से एफर्ट करेंगे, है नहीं। हमारा मानना है कि शिक्षा पर अधिकार सभी का होना चाहिए, समाज में जो अंतिम वक्त बैठा है वो भी शिक्षित हो, ऐसा हमारा मानना है, इसीलिए हम चैनल बनाए। तो चलिए बहुत बहुत आभार मित्रों सभी का, सभी को धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से हैं, हमको देख पा रहा है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मित्रों। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।